प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं विजय सिंह एक बार फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। हाँ बेटा, कल हमने कोल और पेट्रोलियम चैप्टर स्टार्ट किया था एनवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर बेटा, ठीक है। और कल कोल आपने पढ़ लिया था बेटा। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पेट्रोलियम। सर, कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, दोनों ही कैसे हैं बेटा? दोनों ही एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। ये कौन होते हैं सर? ये आपके 6 वाले क्या होते हैं? संसाधन होते हैं, मतलब जो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, है ना। जो जल्दी ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। उनके अंडर आते हैं कोल और पेट्रोलियम। पहली बात तो ये संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा, प्राकृतिक संसाधन है बेटा। पर ये क्या है? एग्जॉस्टेबल है। और क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, मतलब अनवीकरणीय है। मतलब इनको आप दोबारा से बहुत जल्दी से नहीं बना सकते बेटा, है ना। इनको आप दोबारा से बहुत जल्दी से नहीं बना सकते। और एक इनकी जो हम खपत है वो हम ज्यादा कर रहे हैं, और इनकी जो आपूर्ति है वो बेटा कम हो रही है। इनका हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, और इनका जो रिन्यूएबिलिटी है, जो इनकी आपूर्ति है, जो दोबारा बनने की प्रक्रिया का दर है, वो बेटा कम है। अगर ऐसे ही हम लगे रहेंगे तो अपने आने वाली जनरेशन जो है, अपने आने वाले जो हमारे बच्चे होने वाले हैं, उनके बच्चे होने वाले हैं, उनको ये संसाधन नहीं मिलेंगे, उनके लिए ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। तो हमारी जो जनरेशन है इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक जिम्मेदारी है कि इनको हम बहुत ही केयरफुली यूज करें, और हम कुछ ऐसे ढूंढें जिनको हम दोबारा बना पाएं। उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन, या फिर इन एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं? एच है क्या होते हैं? संसाधन जो जल्दी से खत्म नहीं होंगे। उनको उनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। जैसे कि आपका सोलर लाइट है, या सोलर एनर्जी है, सूर्य ऊर्जा है, जैसे आपका है ना, टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है ना, ओशियन थर्मल एनर्जी है, जियो थर्मल एनर्जी है ना, न्यूक्लियर एनर्जी है बेटा। इनकी तरफ हमें चलना पड़ेगा, जिनका हम क्या कर रहे हैं, जहां जिनका खपत भी हो रहा है लेकिन वो साथ साथ बन भी रहे हैं, नए भी बन रहे हैं बेटा। उनकी तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, उनकी तरफ हमें चलना पड़ेगा, अगर अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपन को ये संसाधन बचा के रखने हैं तो। ठीक है जी, कल ये सब बातें हमने की थी बेटा। तो वही उसी की सीरीज में जो इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, सॉरी, जो बेटा क्या होते हैं? एग्जॉस्टेबल होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो खत्म हो रहे हैं, जिनके भंडार सीमित है, उनमें पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा था बेटा आपका कोल। क्या पढ़ा था? कोल के बारे में हमने कल सारी जानकारियां इकट्ठी की थी। ओके बेटा, यस सर, डन है सर। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम पढ़ेंगे सर पेट्रोलियम। प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम। हम क्या पढ़ेंगे आज? पेट्रोलियम पढ़ेंगे, पेट्रोलियम। इससे पहले मैं एक बार अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं, और आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अपना परिवार 1000 क्रॉस कर चुका है, 1K हो चुका है। ये सभी आप बच्चों का प्यार है, प्रेम है, आप सभी बच्चों का भरोसा है, आप सभी बच्चों का बेटा एक प्रकार से फेथ है। और उसी फेथ के दम पे अपने परिवार ने बहुत कम समय में 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, 1K हम पार कर गए हैं बेटा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरह इस चैनल को प्यार करते रहिए, और चैनल भी आपसे वादा करता है जितना कंटेंट बिल्कुल आसान सरल भाषा में और आपको जो दिमाग में फिट बैठे, वो वाला कंटेंट आपको हम यहां से प्रोवाइड करते रहेंगे बेटा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। बेटा अगेन क्या है? देखो, पहली बात तो सर ये क्या है? पहली बात तो सर एक नेचुरल रिसोर्स है, याद रखना। क्या है सर? पहली बात तो प्राकृतिक संसाधन है। ये क्या होते हैं? जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिनको प्रकृति ने बनाया है, जिनको कुदरत ने बनाया है, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। प्राकृतिक संसाधन है भाई, ऑब्वियस सी बात है सर, प्राकृतिक संसाधन में आता है, क्योंकि प्रकृति ने बनाया, हमने थोड़ी बनाया है, प्रकृति ने बनाया है बेटा। दूसरा, अगेन ये क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है भाई साहब। अगेन ये क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। कल ही तो सर ने आपको समझाया था जीवाश्म ईंधन क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है? जो आपके डेड क्या है बेटा? डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो समुद्र में पाए जाते हैं, वो नीचे कभी दब गए थे लाखों हजारों साल पहले, और उनका क्या हुआ है बेटा? उनका अपघटन हुआ है, अनारोबिक क्या हुआ है? आपका डिकम्पोजिशन हुआ है,
और वहां से बना है पेट्रोल, वहां से बना है पेट्रोल। तो ये डेड ऑर्गेनिज्म से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं? फोसिल। और इसका हम काम करते हैं, इससे हम एनर्जी लेते हैं, इससे हम ऊर्जा लेते हैं। तो ये क्या है? ईंधन है, फ्यूल है। क्या है भैया? फ्यूल है। ठीक है सर, इतना बात हमको बहुत बढ़िया समझ में आई। कहां से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स अंडर सी। समुद्र के नीचे मृत जीवों से बना है भाई साहब। क्या हुआ है? समुद्र के नीचे किससे बना है प्यारे बच्चों? मृत जीवों से बना है। कौन? आपका पेट्रोलियम की बात कर रहा हूं भाई साहब। क्या बनता है? पेट्रोलियम। क्योंकि जो समुद्र के नीचे जब दब जाते हैं, बरी हो जाते हैं, गड़ जाते हैं, तो नीचे ऑक्सीजन नहीं होती है। और जो काम बिना ऑक्सीजन के होता है, मैंने आपको कल भी समझाया था, वो होता है अनएरोबिक प्रोसेस। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये नीचे दब गए हैं, समुद्र के जो जीव हैं वो मर मर के नीचे दब गए हैं। जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ क्या है? ओशियन है या सी है, वो बरी डाउन इनसाइड द सॉइल हो गए, नीचे चले गए हैं। और तो उनका वहां पे नीचे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन हुआ है बेटा। क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन हुआ है। क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन हुआ है भाई साहब इनका। डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बेटा। मतलब उच्च ताप भैया, उच्च ताप। और भैया उच्च दाब में इनका मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ है? अपघटन हुआ है। और आपको बता दूं, ऐसी जो प्रोसेस है आपको दिख रही है प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस को होने में बेटा लाखों वर्ष लग जाते हैं। आज नहीं बना आपका पेट्रोलियम, ये बहुत लाखों वर्ष पहले की कहानी है। ये लिख लो बेटा। क्या? इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसी घटना को होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब पेट्रोलियम को बनने में लाखों वर्ष लगे हैं भैया। पेट्रोलियम को बनने में लाखों वर्ष लगते हैं भैया। ऐसा नहीं कि आज तुम मरे हुए जीव गाड़ दो और कल ही वो पेट्रोलियम बन जाएंगे। बेटा ये गलत फहमी है। इसलिए तो कहते हैं, जो लाखों वर्षों के बाद हमें कुदरत ने पूंजी दी है, कुदरत ने संसाधन दिए हैं, आफ्टर द मिलियंस ऑफ द ईयर नेचर गेव अस सम रिसोर्सेज बेटा, उनका हमें बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीमित मात्रा में है। ये भी आप लिखो यहाँ पे, ये भी आप यहाँ पे लिखो। क्या लिखो? कि क्या किस में होते हैं? दे आर इन लिमिटेड अमाउंट बेटा, बहुत ही सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अनलिमिटेड अमाउंट में बिल्कुल भी नहीं है, असीमित मात्रा में पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत बहुत केयरफुली हमें करना होता है। और ओनली एट स्पेसिफिक प्लेसेस, हर जगह नहीं पाए जाते हैं बेटा आपके, कि कहीं भी कुआं खोद दो और पेट्रोलियम निकल जाएगा। कहां पाए जाते हैं? ओनली एट स्पेसिफिक प्लेसेस ही पाए जाते हैं बेटा, विशिष्ट स्थानों पे ही पाए जाते हैं बेटा, विशिष्ट स्थानों पर ही पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी कुआं खोद दो पाए जाते हैं, कहीं भी कुआं खोद दो और पेट्रोलियम निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए जरूरी है, क्या जरूरी है बेटा? कि इनको हम केयरफुली यूज करें, इनको हम बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें बेटा, इनका वेस्ट ना करें बेटा। बहुत मुश्किल से मिले हैं, बहुत मुश्किल से कुदरत ने हमें ये संसाधन दिए हैं। बहुत जरूरी होता है बेटा कि इनका हम देखभाल करें, इनका हम कंजर्वेशन करें, इनका हम संरक्षण करें। बच्चा बोलो, क्या बात क्लियर है? क्या ये सब पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। एंड वी नीड टू यूज बेटा, वी नीड टू यूज, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। यूज वेरी केयरफुली, इनका हमें बहुत बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। अनलिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनका इस्तेमाल सोच समझ के हो, इनका इस्तेमाल सोच समझ के हो बेटा, नहीं तो बेटा एक दिन भारी संकट हो जाएगा और अपनी आने वाली जनरेशन को ये संसाधन नहीं मिल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कोयला और पेट्रोलियम और जो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं प्यारे बच्चों, उनका इस्तेमाल हमें बहुत ही केयरफुली करना है। कैसा करना है? बहुत केयरफुली करना है बेटा इनका इस्तेमाल। क्या समझ में आया क्या बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया।
और एक बात तो आप समझ लो, ये भी क्या है भाई, कोल एंड पेट्रोलियम आर कार्बन कंपाउंड। ये भी लिख ही लो बेटा, ये कि ये क्या है आपका कार्बन का ही यौगिक है। जैसे कोल आपका था बेटा कार्बन का यौगिक, ऐसे ये भी क्या है बेटा आपका कार्बन का ही यौगिक है मेरे प्यारे बच्चों। सर कोई समस्या? सर जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आप बताते हो उसके अंदर एक क्रिस्टल क्लैरिटी नजर आती है, वो डायमंड क्लैरिटी नजर आती है, वो आर पार दिखता है। ऐसा लगता है कि सर बस अब ये दिमाग में छप गया, बढ़िया से छप गया, बहुत शानदार तरीके से छप गया। क्लियर है क्या? देख लो फटाफट से बेटा, कोई डाउट है तो बता दो, फिर हम आगे चलेंगे बेटा। फिर हम क्या चलेंगे? आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बता दो भाई, फिर इसके बारे में कुछ बातें और हैं वो भी करेंगे। चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट बेटा, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चलिए सर आगे बढ़िए, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके जो प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम से बनते हैं वो जानने से पहले इसकी कुछ और बातें जान लेते हैं बेटा। जब आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं, है ना, क्या करते हैं? सेपरेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट। घटकों को अलग करना, इसके घटकों को अलग करना प्यारे बच्चों, घटकों को अलग करना। किसके घटकों को अलग करना प्यारे बच्चों? पेट्रोलियम के घटकों को अलग करना। पेट्रोलियम जिन जिन से बना है उनको अलग अलग निकालना, उनको अलग अलग निकालना प्यारे बच्चों। इस प्रोसेस को आप रिफाइनिंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोसेस को हम शोधन कहते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो आपका शोधन है, जो आप पेट्रोलियम के अलग अलग घटकों को बेटा अलग अलग कर रहे हो, ये एक मेथड के द्वारा क्या बोलते हैं हम? फ्रक्शनेटिंग कॉलम बेटा। एक किसके द्वारा किया जाता है? ये एक मेथड होता है फ्रक्शनेटिंग कॉलम, अंशांकन स्तंभ हिंदी में इसे कहते हैं। समझाऊंगा बेटा, माथे पे टेंशन की लकीर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। विजय सर जब तक खड़े हैं टेंशन की लकीर नहीं आनी चाहिए, टेंशन नहीं लेना है। यूट्यूब पे इस एनवीएस की भर्ती का कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं, टेंशन फ्री रहो, बस तैयारी करो। यहां से करवा दूं मोर देन अनफ है बेटा, यहां से करवा दूं मोर देन अनफ है बेटा, है ना। एक बात आप जान लीजिए बेटा, एक बात आप जान लीजिए कि विजय सर को कोई किसी प्रकार का अभी तक तो कोई लोभ नहीं है भाई साहब। कंटेंट देने की इच्छा हो रही है, मेहनत करने की इच्छा हो रही है, एक बार आपके चेहरे पे वो खुशी देखने की इच्छा हो रही है, एक बार आपकी वो मेहनत रंग ला जाए और वो आपके हाथ से लड्डू खाने की इच्छा हो रही है। बस फिलहाल यही मोटिव है। क्या होता है इसमें बेटा? सुन लो इसमें क्या होता है, सुन लो इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ये एक मेथड होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, अंशांकन स्तंभ। अंशांकन स्तंभ कैसे काम करता है? जो आपके हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले जो आपके कौन से हैं घटक हैं, अब उच्च क्वथनांक वाले घटक हैं आपके पेट्रोलियम में, जो उच्च क्वथनांक वाले क्या हैं, वाले घटक, जो कंपोनेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो जो आपका कॉलम है, स्तंभ है, उसके कहां जाते हैं? टॉप पे आ जाते हैं। मतलब उसके कहां जाते हैं? टॉप पर आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आप सेपरेट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, तो ये उसके कहां जाते हैं? टॉप पर आ जाते हैं, स्तंभ के। कहां जाते हैं? स्तंभ के टॉप पर आ जाते हैं बेटा आपके ये। क्योंकि किसी को अलग अलग करने का मतलब क्या है? मान लो मैंने पानी में चीनी घोल दी, मान लो मैंने पानी में चीनी घोल दी, और अब जब ये मिक्सचर तैयार हो गया, मिश्रण बन गया, अब मुझे चीनी और पानी को अलग करना है, तो कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे पानी अलग हो जाए और चीनी अलग ही आ जाए, है ना। उसका एक तरीका बता रहा है। इस मेथड के अंदर जो भी इसके घटक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका उच्च क्वथनांक है, वो जो आपका कॉलम होता है, कॉलम स्तंभ होता है, उसके ऊपर आ जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा आपके? उसके ऊपर आ जाते हैं भाई साहब, ऊपर आ जाते हैं क्या सर? ऊपर आ जाते हैं क्या सर? बताओ मुझे। पर एक चीज बताओ बेटा, मुझे यहां से थोड़ा सा मुझे एक डाउट क्रिएट हो रहा है कि क्या ऊपर आ जाते हैं। पहले मैं एक चीज बताता हूं बेटा, जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं इसको एक बार जज करेंगे बेटा। जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं इस पे अभी आते हैं, एक बार रुको। जो निम्न क्वथनांक वाले घटक हैं, निम्न क्वथनांक वाले घटक जो आपके हैं, इसके पेट्रोलियम के जो निम्न क्वथनांक वाले घटक हैं वो भी कहीं आएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है
कि मेरा सेंस ये कह रहा है, हाँ हायर बॉइलिंग पॉइंट मतलब उच्च क्वथनांक, मतलब जो जल्दी से बॉयल नहीं होंगे, मतलब जो जल्दी से नहीं उबलेंगे, मतलब जो अपनी सॉलिड स्टेट को, जो अपनी ठोस अवस्था को लंबे समय तक क्या करके रखेंगे बेटा, बना के रख देंगे। और जिनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखो जो जो आपका द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट वो तापमान होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे वो क्या होता है, जहां पे वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लिक्विड से गैस, द्रव्य से गैस बनना शुरू हो जाता है। द्रव्य से क्या बनना शुरू हो जाता है बेटा? गैस बनना शुरू हो जाता है। जिस तापमान पे, उस तापमान को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अब जो लिक्विड ज्यादा, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा है, वो लेट क्या होगा, गैस बनेगा। और जिसका क्वथनांक कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी से उबलना शुरू हो जाएगा और गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो लेट क्या होगा, गैस बनना शुरू होगा। लोअर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो जल्दी गैस बनना शुरू हो जाएगा। तो जो लेट गैस बनना शुरू होगा वो शायद बॉटम में आना चाहिए ना, नीचे आना चाहिए ना। और जो जल्दी उड़ रहा है वो ऊपर आएगा और ऊपर आके उड़ जाएगा, गैस बन जाएगा, लिक्विड से गैस, द्रव्य से गैस बन जाएगा। हाँ, तो ये आएगा आपके बॉटम में। ऐसे लिखेंगे जी कि ये बॉटम में आ जाता है उस स्तंभ के, मतलब नीचे आ जाता है इसके स्तंभ के, कॉलम के बेटा। और ये टॉप पर आ जाता है भाई, ये टॉप पर आ जाता है। और इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम अलग अलग घटकों को अलग कर लेते हैं बेटा, किसके? पेट्रोलियम के। एक बार फिर सुनेंगे, डाउट लेके नहीं जाना है। इस क्लास का मेरा एक एम है, डाउट लेके घर नहीं जाना है। एक बार फिर सुनेंगे, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक बिंदु। इसका मतलब क्या होता है, फिर समझाओ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर, वो ताप जहां पे आपका कोई लिक्विड, कोई द्रव्य गैस में रूपांतरित होना शुरू हो जाता है, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है बेटा। अब जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेट गैस बनना शुरू होगा, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी गैस बनना शुरू होगा। तो जिसको जल्दी गैस बनना उसको ऊपर भेजो भाई साहब, और जिसको लेट गैस बनना उसको नीचे रखो भाई साहब। तो जिसका लेट, हायर वाला लेट होगा उसको नीचे रखा है मैंने, और जो लोअर वाला है वो जल्दी गैस बनना शुरू हो जाएगा, उसको मैंने कहां रखा है, टॉप पे रखा है। इस प्रकार पेट्रोलियम के जो अलग अलग क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है, घटक है, वो इस मेथड से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैंने आपको थोड़ी सी साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की है। एक बार कहीं समस्या है तो बता दो मुझे इसमें कि भाई साहब सेपरेशन को डिफाइनिंग कहते हैं, शोधन कहते हैं, और वो क्या की जाती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार अलग अलग घटक क्या होते हैं बेटा, आपके अलग अलग हो जाते हैं। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। बताओ भाई, अभी कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बताएंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर आगे बढ़ लेते हैं, बताओ क्या आगे बढ़े? यस सर। तो एक बार सर एक काम करो, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इससे पेट्रोलियम से निकलते हैं, उनकी सर हमारे साथ एक एक करके चर्चा कर दो। कौन कौन से प्रोडक्ट पेट्रोलियम से निकलते हैं, कौन कौन से पेट्रोलियम से प्रोडक्ट निकलते हैं? आ जाओ भाई, ये है जी प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम, प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम भाई साहब। मतलब पेट्रोलियम के उत्पादों की बात कर रहा हूं, एक एक करके आप सबके साथ आइए। पेट्रोलियम के उत्पाद, और इधर लिखाऊंगा इनके यूजेज बेटा, इनके इस्तेमाल आप लोग कहां कहां पर करते हैं, इधर लिखाऊंगा इनके यूजेज। सबसे पहले जो पेट्रोलियम का उत्पाद है वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बार बार बोल रहा हूं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक पेट्रोलियम गैस जो लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, जो द्रव्य अवस्था में होती है ना, उसको लिक्विफाइड करके गैस में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं, वो होती है एलपीजी। फुल फॉर्म मैंने कल लिखवा दी थी, अभी एलपीजी लिखेंगे। कहां इस्तेमाल होता है बेटा? ये होता है आपका, एक तो होम में, घर में इस्तेमाल होता है, और एक क्या होता है, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। एक तो अपने घर में इसका इस्तेमाल करते हैं, और एक इसका इस्तेमाल हम करते हैं इंडस्ट्रीज में। विजिबिलिटी है कि नहीं है? सर जी ये तो नहीं है विजिबिलिटी, थोड़ा ठीक करिए सर इसको। तो विजिबिलिटी क्यों नहीं आ रही सर हमारे पास? लो बेटा, विजिबिलिटी आ गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ जी, होम एंड इंडस्ट्रीज क्या आपका फ्यूल है, मतलब घर और उद्योग का क्या है जी, आपका ईंधन है जी।
ऑब्वियस सी बात है, घर में मम्मी जिस गैस के चूल्हे पे खाना बनाती है वो गैस कौन सी होती है बेटा? एलपीजी ही तो होती है। फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाओ जी, उसके बाद डीजल भी इसी से बनता है बेटा। उसके बाद डीजल, हिंदी में डीजल ही कहते हैं। डीजल 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 डीजल, जो बड़े बड़े वाहन है, ट्रक हो गए ऐसे, उनके अंदर जो फ्यूल होता है वो कौन होता है? आपका डीजल होता है। तो एक तो हैवी व्हीकल फ्यूल होता है, क्या होता है? हैवी व्हीकल फ्यूल होता है। और एक जो आपके घर में या शादियों में जो जनरेटर लगाते हैं, उस जनरेटर में भी हम क्या डालते हैं बेटा? डीजल ही तो डालते हैं। जो हमारी शादियों में जनरेटर लगता है, वो जनरेटर में क्या डालते हो तुम मार्केट से लाके डीजल डालते हो। जनरेटर वाला तुम्हें पहले ही बोल देता है भाई साहब कि डीजल ले आना, क्योंकि ये जनरेटर डीजल से चलता है। तो देखो जी, इसका मतलब क्या है कि जो आपके हैवी व्हीकल है उनका ईंधन है, और जो आपका एक जनरेटर है बेटा, उसका भी क्या होता है? ईंधन होता है। कौन? आपका डीजल। अरे कौन? आपका डीजल। क्या दोनों क्लियर है? एलपीजी और डीजल, बोलो भाई साहब, क्या दोनों क्लियर है? यस सर, बिल्कुल दोनों क्लियर हैं। बता दो कोई समस्या है तो? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। पेट्रोल पे आ जाओ जी। पेट्रोल बताओ। पेट्रोल भी व्हीकल में इस्तेमाल होता है। अगेन व्हीकल फ्यूल है। जो छोटे व्हीकल है भाई साहब, उनमें आप पेट्रोल डालते हैं। एविएशन फ्यूल होता है, जो आपके विमान होते हैं, विमान, उनका फ्यूल होता है। और एक बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए सोलवेंट के रूप में। क्या है? एक तो व्हीकल का ईंधन है, हिंदी आप समझ जाओगे। क्या है? एक तो व्हीकल का ईंधन है, साधनों का ईंधन होता है। एक विमान का ईंधन होता है। यहां मैं कहता हूं विमान ईंधन। जो आपके हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो ऐसे ही थोड़ी उड़ जाते हैं बेटा, उनमें भी तो फ्यूल डलता है। जो आपके हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो ऐसे थोड़ी उड़ जाते हैं, उनमें फ्यूल डलता है मेरे प्यारे बच्चों। और वो फ्यूल कौन सा डलता है बेटा? आपका वो फ्यूल आपका पेट्रोल डलता है जी उनके अंदर। और ड्राई क्लीनिंग में बेटा क्या होता है? विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। जब आप ड्राई क्लीन करते हैं तो आप थोड़ा सा उसके ऊपर लिक्विड छिड़कते हैं बेटा। तो ड्राई क्लीनिंग जब भी करते हैं तो वहां पे एज ए सोलवेंट विलायक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है बेटा? आपका पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। इसका एक प्रोडक्ट है पैराफिन वैक्स, या फिर पैराफिन मोम बोल सकते हैं आप। मोम, मोमबत्ती में मोम का इस्तेमाल करते हो, मोमबत्ती में इस्तेमाल करते हो। और एक वैसलीन में, अरे वैसलीन नहीं लगाते क्या? सुबह सुबह वैसलीन लगाते हो वहां पे। एक तो कैंडल में इसका इस्तेमाल करते हैं जी आप। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल कहां होता है? एक तो मोमबत्ती में होता है जी, और एक आपका किस में होता है? वैसलीन में होता है जी, वैसलीन में होता है। एक आपका ऑइंटमेंट में होता है। सर जी ऑइंटमेंट क्या होते हैं? ऑइंटमेंट जो आप कोई ट्यूब वगैरह नहीं लगाते हो, कोई जल गया, कट गया, फिट गया, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा? आपका ऑइंटमेंट ही तो लगाते हैं। मलहम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम बेटा? उसको हम मलहम ही तो बोलते हैं, ऑइंटमेंट। मलहम जो लगाते हो आप, मलहम, किसी भी चोट के ऊपर जो आप मलहम लगाते हो, उनके अंदर भी क्या पाया जाता है बेटा? आपका पैराफिन वैक्स पाया जाता है जी। इसके बाद इसका एक प्रोडक्ट है किरोसिन। अरे सर किरोसिन हम और आप भूल गए, लेकिन अपने दादा से पूछना, अपनी दादी से पूछना, उनके जमाने में कितना इंपॉर्टेंट था किरोसिन ऑयल, किरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल जिसको आप बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप? मिट्टी का तेल बोलते हो बेटा, जिसको आप मिट्टी का तेल बोलते हो ना। शायद हम लोग इसका इस्तेमाल आजकल इतना अधिक नहीं कर रहे हैं, पर अपने दादा परदादा से पूछना बेटा, वो लोग मिट्टी के तेल का बहुत इस्तेमाल करते थे बेटा। क्या? एक तो स्टोव में इस्तेमाल करते थे और एक लैंप में इस्तेमाल करते थे। कैसे बता दो? लैंप पे, लैंप तो चिमनी याद है, शायद तुम्हारे घर में चिमनी अब तो नहीं होगी। अब पुराने जमाने में शायद अपने दादा परदादा चिमनियों में ही तो बैठ के पढ़ते थे, चिमनियों से तो रोशनी करते थे। उस समय कितना ये लाइट का जितना एडवांसमेंट हुआ है, पहले थोड़ी था। जितनी इलेक्ट्रिसिटी फैल गई आजकल, इतना थोड़ी था बेटा। चिमनियां होती थी बेटा, चिमनियां, लैंप होते थे। और ये स्टोव चूल्हा होता था। एक तो चूल्हा, स्टोव, चूल्हा। कभी घर में किसी के पड़ा हो स्टोव, उसको ऐसे प्रेशर मार मार के जलाया करते थे। स्टोव आता था पुराने जमाने में। आजकल कौन स्टोव का यूज करता है सर? आजकल जमाना बदल गया है ना बच्चा। आजकल हीटर आ गए हैं, आजकल इलेक्ट्रिकल कैटल आ गई है, और सारे वेरियस चीजें आ रही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल जाती हैं। तो कौन इस्तेमाल करता है? एलपीजी आ गया, गैस चूल्हा आ गया। आजकल तो कोई लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करता। स्टोव तो आप छोड़ो बेटा, लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं करता। स्टोव तो आप छोड़ो बेटा। हाँ, चूल्हे में ईंधन होता है। और एक जो आपका लैंप है बेटा, उस लैंप में भी क्या होता है? ईंधन के तौर पे हम प्यारे बच्चों किसका इस्तेमाल करते हैं?
ईंधन के तौर पे हम प्यारे बच्चों बोलो किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, स्टोव लैंप का इस्तेमाल करते हैं। आई होप शायद क्लियर है ना। और कहां कहां इस्तेमाल होता है मैं आपको भी बता देता हूं बेटा इसका, और कहां कहां इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में, तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सर इसका नाम हमने सुना है, जरूर सुना होगा। ये क्या होता है, स्नेहक तेल। बताएंगे ये क्या होता है स्नेहक तेल। लुब्रिकेशन क्या होता है बेटा, मैंने पढ़ाया था आपको फ्रिक्शन, याद है, मैंने आपको घर्षण पढ़ाया था। तो मैंने कहा था अगर फ्रिक्शन को कम करना है, अगर घर्षण को रिड्यूस करना है बेटा, क्या करना है, फ्रिक्शन को कम करना है। दो सरफेस के बीच अगर आप फ्रिक्शन कम करना चाहते हो, घर्षण कम करना चाहते हो बेटा, तो आपको उसके बीच में क्या डालना पड़ता है बेटा, कुछ लुब्रिकेंट डालने करते हैं, कुछ स्नेहक डालने पड़ते हैं। एक बार सॉरी बेटा, ये क्या हो रहा है, चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है, थोड़ी सी ह्यूमस है ना, तो इसलिए हो सकता है ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था दो आपके सरफेस में अगर घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसको कम करना तो आप लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्नेहक का। तो किसके रूप में, स्नेहक के रूप में इस्तेमाल होता है, किसके रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में बेटा इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, इस्तेमाल होता है। एक बिटुमेन भी होता है बेटा, एक और होता है इसका प्रोडक्ट, कहीं लिखवा दो, कहां अलग चले यार उस एक के लिए, यहीं लिखवा देता हूं। चलो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, देखो एक बार आप, मैं एक बार इसको सिलेक्ट करता हूं, देखो आप, चलो एक और होता है बेटा इसका प्रोडक्ट, यहीं देख लो बेटा आप, एक होता है, वो होता है बिटुमेन। बिटुमेन नाम का एक प्रोडक्ट होता है बेटा, किसका होता है, पेट्रोलियम का ही होता है बेटा। किसमें इस्तेमाल होता है, पेंट में इस्तेमाल होता है, और एक रोड पे क्या होता है, रोड सरफेसिंग में, मतलब पेंट में इस्तेमाल होता है, और सड़क की सतह में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए समझाता हूं क्या है, ऊपर का मामला अलग है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बेटा बच्चों के लिए, थोड़ा सा तो अजीब लगेगा, बट क्या करे जी, करना तो पड़ेगा ही जी, क्या करे जी, करना तो पड़ेगा जी, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, कोई बात नहीं जी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इट विल लुक नाइस, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अपने को कंटेंट से मतलब है, ठीक है ना। विटामिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है बेटा, विटामिन नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो किससे निकलता है बेटा, आपका पेट्रोलियम से ही निकलता है बेटा। कभी आपने देखा है, अगर आपको रोड को लेवल करना है, अगर आपको सड़क को लेवलिंग देनी है, सड़क को सरफेसिंग करनी है, क्या करनी है, सड़क को सरफेसिंग करनी होती है, तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं हम लोग, इस विटामिन का इस्तेमाल करते हैं, इस विटामिन का इस्तेमाल करते हैं, और पेंट्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, किसका, विटामिन का। बोलो भाई साहब, ये सब क्या है, ये सब पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है भाई साहब। ये क्या है बेटा, आपके पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, कौन कौन है, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, और क्या आपका लुब्रिकेंट ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल बोल लीजिए, या विटामिन बोल लीजिए, ये सब क्या है, आपके पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों। किसके प्रोडक्ट है प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट है, और उन सब के हमने यूजेज लिख दिए हैं। कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चों, ऐसे ही पूछ लेगा भाई साहब कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, तो दो तीन ऑप्शन डाल देगा, आपको बताना पड़ेगा इनमें से ये आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। और ये सब तो हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन में देखे हैं, ये चीजें अपने लिए नई नहीं है बेटा, ये चीजें अपने लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, हमने कहीं ना कहीं ये चीजें देखी हुई हैं। चलो एक बार देख डालो फटाफट से, समस्या है तो बता दो, नहीं तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट से बेटा, देख डालो, समस्या है तो बता दो, अदरवाइज मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। क्या ले लो बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हैं जी आगे की तरफ, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, चले सर जी, ओके, ले लिया क्या, बोलो स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई, आओ बेटा, आओ बेटा। पेट्रोलियम हो गया जी, कैसा होता है, क्या होता है, किधर होता है, और क्या क्या इसके उत्पाद होते हैं, क्या क्या उनके इस्तेमाल होते हैं, जो अपन को पढ़ना है पेट्रोलियम, जो अपन को एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए पेट्रोलियम पढ़ना है, इतना है आपका बेटा पेट्रोलियम। ठीक है जी, आगे चले, ओके सर, चलो तो सही, आगे मजा आ रहा है एकदम, है ना। सीक्वेंस को टूटने नहीं देना है बेटा, इस चेन को बनाए रखना है, मेहनत करते रहना बेटा, एक दिन सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। अगर कोई दिमाग में डिविएशन है, भटकाव है ना, तो उस भटकाव को अलग कर दो। सटीक कंटेंट, शॉर्ट कंटेंट, स्वीट कंटेंट, लगातार कंटेंट जो मिल रहा है और मिल रहा है साइंस विजन से, लगातार इस चैनल से जुड़े रहो बेटा, शायद ये चैनल आपको सफलता तक लेके जाएगा। आपको पता है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, सर पूरे डेडिकेशन से काम करवा रहे हैं, और धीरे धीरे सर जो आपकी ओल्ड टीम है, चाहे आपका रीजनिंग का हो जाए, चाहे आपका जीके का हो जाए, हिंदी इंग्लिश हो जाए, उसके लिए भी लगे हुए हैं, प्रयासरत है बेटा। और साइंस और आपका कल कल कल
कल जुड़ना नहीं भूलना है। कल है लैब मैनुअल का महाभंडारा, आपको पता है ना, कल लैब मैनुअल का महाभंडारा है, जुड़ना नहीं भूले बेटा। वहीं से 2 क्लास दूंगा लैब मैनुअल की लंबी लंबी, और उन्हीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है लैब मैनुअल की। और इसकी भी भाई मान लो 5 से 7 क्लास और लूंगा, क्योंकि इसके बाद क्या है बेटा, फ्लेम है जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, और कुछ ईवीएस के टॉपिक है। उसके बाद हमें बेटा क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है, कोई टेंशन ना लो आप। अगस्त के महीने में क्या चलेगा, प्रैक्टिस चलेगा, टेंशन ना लो बेटा आप। जुलाई के महीने में थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, अगस्त इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। आपको मैं 60 में से 50 प्लस दूंगा, है ना, और 50 प्लस की गारंटी दी है, वहां तक पहुंचना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है जी। ओके सर जी, आ जाओ। एक बात और सुनो यहां से इंपॉर्टेंट, क्या आप हाइड्रोकार्बन्स को जानते हो? मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आप डरना नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन का बेटा जब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का बच्चा जब क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन होता है, मतलब पूरे तरीके से वो क्या होते हैं, जल जाते हैं, पूरे तरीके से वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। उसको बोलते हैं कंबशन, दहन करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनको हम जलाते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम किसको जलाते हैं, हाइड्रोकार्बन, नाम बता रहा है, जिसमें कौन मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा, और कौन मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा। उनको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। उनका हम दहन करते हैं, कंबशन करते हैं, जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ये कंप्लीट कंबशन है, पूर्ण दहन है, तो आपको मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और क्या मिलता है, जल मिलता है। आपको पता है सर, ऐसे नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देके बताओ। ऐसे नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल देके बताओ। चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। देखो ये CH4 जिसको आप मीथेन के नाम से जानते हो, ये मीथेन क्या है बेटा, ये मीथेन एक हाइड्रोकार्बन ही तो है। ये मीथेन क्या है बेटा, ये मीथेन प्यारे बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन भी तो है। इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, कार्बन कंपाउंड ही है बेटा आपका, ये कार्बन का यौगिक है बेटा आपका। इसको जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो ये आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड और देता है वाटर H2O। अब बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो जी, H2 है यहाँ पे H4 है, तो इसको आपको डबल करना पड़ेगा, डबल कर लो, ये आ गया H4। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ होनी चाहिए, यह आ गया 4 ऑक्सीजन, और एक क्या हो गया आपका कार्बन। आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी, आपकी अभिक्रिया क्या हो गई भाई साहब, अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है। देखिए ये हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया, दहन किया। अगर ये कंप्लीट कंबशन है, पूर्ण दहन है बेटा, क्या है, पूर्ण दहन है बेटा, कंप्लीट कंबशन है बेटा, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या देगा, वाटर देगा। लेकिन 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 इसी हाइड्रोकार्बन को बेटा, लेकिन इसी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, जलाएंगे, और अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन है ना, पूर्णतः दहन नहीं हुआ है, पूर्णतः आपने नहीं जलाया है, इनकम्प्लीट कंबशन है बेटा, है ना, अपूर्ण क्या है, दहन है, पूर्णतः दहन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या निकलेगी, आपके पास निकलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में वाटर तो निकल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है भी नहीं, साथ में वाटर तो निकल ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात है भी नहीं। दोनों बातों को ध्यान से देखना है। ये सवाल बन सकता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंप्लीट कंबशन से क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सवाल बन सकता है बेटा मेरे। और उसके इनकम्प्लीट कंबशन से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये बात ध्यान से सुन लो, यहां से प्रश्न बन सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है क्या। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है बेटा, किससे, इनकम्प्लीट कंबशन से, अपूर्ण दहन से, और पूर्ण दहन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी गैस, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बैलेंसिंग आप इसका कर लेना बेटा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जी आपकी 2 चीजें हैं, इनको मैं मिड में लेके आऊंगा, क्योंकि आगे इस स्लाइड में अलग चीज मुझे पढ़ानी है। आ जाओ बेटा, ठीक है, इसको यही से आप सेट कर लो। आप सुनो इसके बारे में एक बात बेटा और, ये दोनों ही चीजें जो आपकी निकल रही हैं, चाहे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही हो, चाहे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही हो, ये दोनों ही बेटा क्या करती हैं, पर्यावरण में प्रदूषण करती हैं। क्या करती हैं, ये आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन करती हैं। दोनों ही चीजें हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दोनों ही गैसेज क्या करती हैं, पर्यावरण में प्रदूषण करती हैं भाई साहब। दोनों ही गैसेज का काम क्या है, पर्यावरण में प्रदूषण करना। क्योंकि ये कैसी गैसेज है बेटा, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है। कैसी है बेटा आपकी, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं।
सर ग्रीन हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, कल ही बताया था, याद करो। ग्रीन हाउस का मतलब क्या होता है, जब हमारे पर्यावरण में, जब हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेज क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, फंस जाती हैं। तो जब सूर्य से प्रकाश आता है, लाइट आती है, वो लाइट हमारे पृथ्वी के सरफेस से टकराती है, पृथ्वी के सतह से टकराती है, और टकरा के जब वापस आती है तो उस लाइट को ये लोग क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने जाते, उसको एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देंगे। तो उससे क्या होगा, जब ये लाइट को ट्रैप करेंगे, हीट को ट्रैप करेंगे, लाइट के साथ क्या चलती है, हीट चलती है, उष्मा चलती है, उष्मा को ये लोग क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। कौन, ये ऐसी गैसेज आपकी। इससे हमारा जो पृथ्वी का क्या है, तापमान है, टेम्परेचर, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये होती है ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जैसे कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जैसे आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। ये गैसेज कौन सी है बेटा, ये आपकी क्या करती हैं, पर्यावरण प्रदूषण करती हैं। उसके साथ साथ आपके क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। बोलो भाई, एक छोटी सी स्लाइड, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। बताओ भाई साहब, यहां से प्रश्न बन सकता है, याद रखना। कंप्लीट कंबशन से अलग गैस बनती है, इनकम्प्लीट कंबशन से अलग गैस बनती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को दिमाग में डाल लेना है। बताओ जी, अरे सर जी आपने कहा और संपूर्ण क्लियर है, यही तो सर यहां खास बात है। मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाते हैं, बच्चों के हर समस्या का समाधान करते हैं, है जी। अपने पास ऐसा काम नहीं है कि भाई साहब फोन ऑफ कर लो, बच्चों के फोन का जवाब ना दो। बेटा कोई भी क्वेरी है आप जरूर बात करिए, फोन आपके लिए अवेलेबल है। कंफ्यूज नहीं होना है, मार्ग नहीं भटकना है, अपने मार्ग पे बने रहना है। एनवीएस लैब को इस बार क्रैक करना है। जो हमने मुहिम शुरू की थी एनवीएस लैब की, उस मुहिम को पार करना है प्यारे बच्चों। उस मुहिम को हमें रिजल्ट लेना है, सक्सेस लेनी है, कामयाबी लेनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बोलो, ये चेक करो, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई समस्या है तो आप मुझे जरूर बता दो बेटा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ले लीजिए फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट, फटाफट से ले लीजिए इनका स्क्रीनशॉट बेटा। यहीं से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है ना बेटा, यहीं दे दूं क्या, चलो देखते हैं अगर मिल जाएगा तो। आपको पता है, आपको पता है बेटा एक बात का, सुनो, शायद आपने सुना होगा, आपके साथ होता भी होगा। सुनो क्या है, मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, सुनो। आपके जो वाहन है, जो आपकी गाड़ियां, स्कूटर, गाड़ी, मोटर बाइक, ट्रक, जो भी है, उनका जो पीछे से गैसेज निकलती है ना, एग्जॉस्ट गैसेज, जो साइलेंसर से गैसेज निकलती हैं बेटा, उन गैसेज में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है बेटा। अब आप पोल्यूशन टेस्ट करवाते हो क्या? अगर पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगी तो पुलिस आपको धर लेगी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगी तो पुलिस आपका चालान पाट देगी। हम लोग पोल्यूशन चेक करवाते हैं क्या? करवाते हैं भाई साहब। उसी पोल्यूशन में एक टेस्ट लिखा होता है। क्या टेस्ट लिखा होता है? कि तुम्हारे वाहन से निकलने वाली, तुम्हारे वाहन से निकलने वाली CO2 का परीक्षण होता है बेटा। एक CO2 का क्या होता है? परीक्षण होता है बेटा। मतलब अमाउंट ऑफ CO2 एमिटेड फ्रॉम व्हीकल। वाहन से निकलने वाली जो पीछे गैसेज निकलती है उनमें से CO2 होती है, उसका एक टेस्ट होता है बेटा। क्या होता है उसका? एक टेस्ट होता है बेटा। वो जो आपका टेस्ट होता है बेटा, ये जो परीक्षण होता है बेटा, टेस्ट होता है, इसको हम एमिशन टेस्ट कहते हैं, इसको हम उत्सर्जन परीक्षण कहते हैं भाई साहब। जो आप पोल्यूशन बनवाते हो ना, तो उसमें आपके वाहन से, आपके व्हीकल से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। क्योंकि व्हीकल में क्या होता है, यही तो होता है, व्हीकल में हम डालते हैं डीजल। डीजल क्या एक हाइड्रोकार्बन ही तो है, पेट्रोल क्या एक हाइड्रोकार्बन ही तो है। वो जलता है, उसका दहन होता है, उसका कंबशन होता है आपकी गाड़ी में, और उससे क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है बेटा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बेटा, ये आपके पीछे से निकल जाती है साइलेंसर से। जो आपके व्हीकल का साइलेंसर होता है ना, जो आपका, जहां से आपका पीछे धुआं निकलती है, वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आपके निकल जाती है बेटा। तो वो जो कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, क्योंकि देखो हमारी गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड है, अगर आपका व्हीकल इससे अधिक CO2 छोड़ रहा है तो हमारे पर्यावरण को नुकसान कर रहा है बेटा, तो आपका वो व्हीकल रोड पे नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोग पोल्यूशन टेस्ट करवाते हैं, आपको पता होगा इस बात का बेटा। तो वो टेस्ट को बोलते हैं एमिशन टेस्ट, उत्सर्जन परीक्षण। और वो एक्चुअल में किससे होता है? वो आपका गैस एनालाइजर से होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है
जो गैसेस को एनालाइज करता है कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस आपके साइलेंसर से निकल रही है व्हीकल वाले से। तो ये वो कौन होता है, वो एक गैस एनालाइजर होता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग एमिशन टेस्ट करते हैं, उत्सर्जन परीक्षण करते हैं, जो इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को चेक करता है। बेटा बोलो, और क्यों करते हैं टेस्ट? क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा, ये हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, तो इसलिए टेस्ट आपका जरूरी हो जाता है। नहीं तो गवर्नमेंट आपके व्हीकल को चालान कर देगी, रोड पे नहीं चलने देगी, आप उसको रोड पे नहीं चला सकते हो। तो ये आपका वो टेस्ट करवाते हो। भाई साहब, ये छोटी सी चीज थी जो एकदम से दिमाग में क्लिक करके मेरे, जो एक प्रैक्टिकल चीज है, हमें पता भी होनी चाहिए एज ए, क्योंकि आप भी कभी ना कभी आगे जाके व्हीकल राइड कर रहे हैं, और बहुत से लोग व्हीकल राइड करते होंगे। लड़कियां स्कूटी वगैरह राइड करती होगी, बाइक वगैरह राइड करती होंगी, क्या अब तक गाड़ियां भी राइड करती होंगी, लड़के और लड़कियां। तो ये हमें पता भी होना चाहिए कि हाँ जी ऐसा होता है, ये टेस्ट होता है जी। क्लियर है क्या? बोलो, अब ले लो फटाफट से सॉरी इसका बेटा स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं जी आगे। फिर हम आगे की बात करना शुरू करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, छोटी छोटी दो बातें हैं बस, और कुछ नहीं है बेटा, छोटी छोटी दो बातें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। चले क्या, चले क्या, चले क्या, चलो जी। छोटी छोटी दो बातें, चैप्टर खत्म। एक होती है क्रैकिंग, या पायरोलिसिस भी कहते हैं इसको। क्रैकिंग होती है या पायरोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। जरा आइए और समझिए ये होती क्या है। जो आपके लोअर एल्केन है, एक सेकंड बेटा, आपके जो क्रैकिंग है बेटा आपकी, उसमें जो आपके एल्केन से प्यारे बच्चों, एल्केन्स को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा। एल्केन जो है आपके बेटा, जो आपके एल्केन है, आप सिंपल एल्केन बोलिए, मैं बताऊंगा एल्केन क्या होते हैं। एल्केन को आप क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं, और O2 की अब्सेंस में देते हैं बेटा। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, आप इसको गर्म करते हैं, और क्या O2 की अनुपस्थिति में आप गर्म करते हैं, तो आपको मिलते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स। क्या मिलते हैं? लोअर, निम्न हाइड्रोकार्बन्स आप कह सकते हैं। तो इससे आपको मिलते हैं निम्न हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। जब आप एक एल्केन को, बताऊंगा एल्केन क्या होता है, पहले एल्केन सुन लो क्या होता है बेटा। अगर मैं एल्केन की बात करूं बेटा, प्यारे बच्चों, अगर मैं एल्केन की बात करूं तो एल्केन ये होते हैं बेटा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CN और H2N+2। अब N की वैल्यू, आप, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्या होते हैं ये भी हाइड्रोकार्बन्स, ये होते हैं हाइयर एल्केन्स, ये होते हैं उच्च एल्केन, आप ऐसे बोल सकते हो। इनको शायद आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, ये हाइयर लिखा है, मैंने उच्च लिखा है, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके उच्च एल्केन होते हैं, आपके हाइयर एल्केन होते हैं, इनसे बनते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स। आप एल्केन क्या होते हैं सर? एल्केन ये होते हैं सर, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या होते हैं आपके? एल्केन होते हैं जी। इनमें क्या होता है जी, आप 1 डालो तो H क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो ये हो गया CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, एल्केन है जी। 2 डालो जी, C2, 2 दूनी 4, 2 6, C6, इसको बोलते हैं इथेन जी, है ना। 3 डालो जी, C3, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन बोलते हैं सर जी इसको। इसमें जी 4 डालो जी, 4 दूनी 8, 2 10, इसको जी ब्यूटेन बोलते हैं जी। ऐसे ही 5 डालो, 6 डालो, इस फार्मूले में डालते रहना, वैल्यू आती जाएगी आपकी बेटा। 5 डालो, 6 डालो, उनको बोलेंगे हम आगे बोलेंगे पेंटेन 5 वाले को, हेक्सेन बोलेंगे 6 वाले को, है ना, हेप्टेन बोलेंगे 7 वाले को, ऑक्टेन बोलेंगे 8 वाले को, नोनेन बोलेंगे 10 वाले को, डेकेन बोलेंगे, नोनेन बोलेंगे 9 वाले को, और डेकेन बोलेंगे 10 वाले को। डेकेन बोलेंगे 10 वाले को। मतलब एन जब आप डालोगे 1 तो यहां डाल लो H आएगा, 2 यहां डाल लो H आएगा, 3 डालो H आएगा। तो हाइयर का मतलब क्या होता है? ये जो बड़े वाले आपके क्या है, एल्केन्स है बेटा। ये जो आपके हाइयर एल्केन हैं, ये जो आपके बड़े वाले एल्केन हैं, जिनके अंदर एन ज्यादा आपने डाला है, इनको अगर आप हीट करते हैं बेटा, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो आपको लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिल जाते हैं। आपको ये नीचे वाले क्या मिल जाते हैं? हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम पायरोलिसिस कहते हैं बेटा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
क्रैकिंग कहते हैं। इधर वाले कौन है, ये इधर वाले आपके उच्च है जी, उच्च एल्केन है जी। जो मैंने इधर लिखे हैं ये आपके उच्च एल्केन है जी, और इधर जो मैंने लिखे हैं ये जी आपके क्या है, निम्न एल्केन है जी। मतलब क्या है जी, निम्न एल्केन है जी। मतलब क्या है जी, लोअर क्या है जी, एल्केन है। और हाइड्रोकार्बन भी इनको आप कह सकते हो। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्चुअल में क्रैकिंग। बहुत छोटी सी प्यारी सी चीज है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चा, इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना था। वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में कहीं भी जाके हिट कर सकते हैं, वो एक भी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। हर कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे अगर 50+ स्कोर करवाना है तो मैं हर बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाऊं, हर बारीक से बारीक चीज को आप तक पहुंचाऊं। ये मेरी कोशिश रहेगी। इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे और यही अपना फंडा भी है। यही क्या बेटा अपना फंडा भी है, बता दो। लास्ट में एक चीज पढ़ लो बेटा, बस लास्ट एक चीज पढ़ लो इस चैप्टर की और चैप्टर को करते हैं खत्म। जो थर्ड चीज, कोयला पढ़ा, पेट्रोलियम पढ़ा, जो थर्ड चीज होती है वो होती है नेचुरल गैस। कोयला पेट्रोलियम के अलावा जो तीसरी चीज होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी प्राकृतिक गैस होती है बच्चा। कोयला पेट्रोलियम के अलावा जो तीसरी चीज होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी प्राकृतिक गैस होती है जी। ठीक है क्या? अगेन इसके अंदर सबसे मेन कौन होता है, सीएनजी होता है, जिसको आप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली नेचुरल गैस है बेटा। कहां से मिलती है बेटा, ये मिलती कहां से है, डेड एनिमल्स का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है बेटा। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स इन एब्सेंस ऑफ क्या होता है भाई साहब, ऑक्सीजन। क्या मृत जीवों का, क्या जी, मृत जीवों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है जी, अपघटन होता है। और उससे क्या बनती है जी, आपकी नेचुरल गैस बनती है जी आपकी। उससे बेटा जो आपके मृत जीव हैं वो बहुत वर्षों पहले पृथ्वी के नीचे गड़ गए थे, उनका क्या हुआ है, समय के साथ लाखों वर्षों में क्या हुआ, उनका अपघटन किया है ना। और वो अपघटन क्या हुआ है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हुआ है, और वहां से निकली है आपकी नेचुरल गैस। कोयला पेट्रोलियम ये सब जीवाश्म ईंधन तो है बेटा, ये सब फोसिली तो है। ये भी क्या है, फोसिल फ्यूल है। आप जानते हो फोसिल फ्यूल मैंने लिखवा रखा है क्या होता है, बार बार लिखवाने की जरूरत नहीं है। ये भी लिमिटेड मात्रा में होते हैं, ये भी सीमित मात्रा में होते हैं बेटा। इनका भी इस्तेमाल हमें थोड़ा सा बेटा केयरफुली करना चाहिए। लेकिन ये जो सीएनजी है जिसको आजकल हम व्हीकल्स में इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, आजकल इसका इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं बेटा, व्हीकल्स में आजकल हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। गाड़ियों में आजकल सीएनजी का इस्तेमाल होता है बेटा। ये जो सीएनजी है, लेकिन इसकी एक अच्छी बात है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है बेटा। ये इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती बेटा। मतलब क्या होती है ये पर्यावरण को नुकसान नहीं करती बेटा, पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है बेटा। कौन, आपकी सीएनजी। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, बढ़िया भी हो जाती है। एक अच्छा सोर्स एनर्जी का, एक बढ़िया सोर्स एनर्जी का कौन बेटा, आपका सीएनजी जो है आपका एक नेचुरल गैस है। कंप्रेस फॉर्म में इसको हम रखते हैं, हाई प्रेशर पे इसको हम रखते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेशन मतलब क्या होता है, जिसको आप दबा के रखते हो बेटा, उसे कहते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेस फॉर्म में रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाई प्रेशर पे, उच्च दाब के अंदर इसको हम रखते हैं, सो इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है। अगेन एक फॉसिल फ्यूल है। अगेन डेड एनिमल्स के क्या होता है बेटा, आपके डिकम्पोजिशन से होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है बेटा, ये अनएरोबिक है। क्या है ये आपका, अनएरोबिक है। और ये आपकी, ये ज्यादा पोल्यूशन नहीं करती है। ये पेट्रोल और डीजल से बढ़िया ऑप्शन है। आजकल सरकार सीएनजी पे क्यों चलेगी बेटा, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल से बढ़िया ऑप्शन है। ये पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में कम पोल्यूशन करता है, पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में कम प्रदूषण करता है। इसीलिए तो सरकार कहां चली गई है बच्चा, इसीलिए तो हमारी सरकार चली गई है सीएनजी की तरफ। और अब हम सीएनजी से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं, है ना। टेस्ला ने बनाया था इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आजकल आपकी नेक्सॉन वगैरह क्या बना रही है, आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही है, जो चार्ज होते हैं, बैटरी चार्ज होती है फिर वो चलते हैं। वो इससे भी बेटर ऑप्शन है बेटा आपका। आगे आगे हाइड्रोजन फ्यूल भी आ रहे हैं बेटा, आने वाले जमाने में हाइड्रोजन फ्यूल भी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन से बनने वाले
ईंधन भी आपके आ जाएंगे बेटा। तो बेसिकली चैप्टर किसका था? एक प्रकार से फ्यूल का ही था बेटा, ईंधन का ही था, है ना। और उसके अंदर हमने 2-3 मेन फ्यूल पढ़े हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। और कोल पेट्रोलियम को हमने डिटेल में पढ़ा है, प्रोडक्ट्स की फॉर्म में पढ़ा है। नेचुरल गैस में सीएनजी एक मेन होता है जो मैंने आपको बता दिया है, जिसका इस्तेमाल जहां से प्रश्न बन सकता है और कैसे बनती है, और सर ये ज्यादा पोल्यूशन नहीं करती है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये होता है इस चैप्टर का, यहां से बेटा खत्म करूंगा। जितना कंटेंट आपको एनवीएस में चाहिए वो कंटेंट मैं बिल्कुल नाप तोल के, बिल्कुल जज करके, बिल्कुल ऑब्जर्व करके आप बच्चों के लिए लेके आया हूं बेटा। इतना ही आपको पढ़ना है कोल एंड पेट्रोलियम में, यहीं से प्रश्न बन जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इससे फालतू आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्बन के ये कंपाउंड है, एक प्रकार से कार्बन कंपाउंड का क्या बेटा एक टॉपिक है, कार्बन के यौगिकों का बेटा आपका क्या है एक टॉपिक है, जिसको मैंने कवर किया है बेटा। ठीक है जी, एक टॉपिक हमने आज कवर किया है। कल एक बार फिर बता रहा हूं, कल लैब मैनुअल का महाभंडारा नहीं चूकना है। इतना जीम जाओ महाभंडारे को, इतना जीम जाओ महाभंडारे को कि लैब मैनुअल का क्वेश्चन गलत ना हो। जो 5 से 7 क्वेश्चन लैब मैनुअल के आपको दिखने वाले हैं उनको चूकना नहीं है, उनके मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। तो उस लैब मैनुअल के महाभंडारे में कल जुड़ना ना भूले। मैंने आपका ऑलरेडी एक इवेंट सेट कर रखा है, लगा रखा है, जाके देख लेना। कल मिलेंगे उस लैब अटेंडेंट के महाभंडारे के साथ। और एक बार वीडियो के अंत में मैं फिर से अपने सभी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी प्रशंसकों का और सभी मोटिवेटर्स का और खासकर जो हमारे क्या हैं अप्रशंसक हैं, जो हमारे ना चाहने वाले हैं, खासकर उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा बेटा कि उनके लगातार मोटिवेशन से हम ये काम कर पा रहे हैं, उनके लगातार मोटिवेट करने से हम काम कर पा रहे हैं। उनकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे अंदर क्या लेके आती है, पॉजिटिविटी ले आती है। वो हमें और काम करने की ताकत देती है, वो हमें और मजबूती से लड़ने की ताकत देती है, वो हमें और मजबूत बनाती है, दृढ़ बनाती है। तो धन्यवाद उनका भी बनता है, उन सभी का धन्यवाद। और फिर से एक बार 1000 सब्सक्राइबर का परिवार होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इसी तरीके से प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और इस परिवार को बहुत आगे तक लेके जाना है, ताकि ये परिवार हर किसी जरूरतमंद की मदद कर सके, हर किसी को अच्छा कंटेंट दे सके, हर किसी को अच्छा मार्गदर्शन दे सके, हर किसी को गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके। तो इसी तरीके से आपके परिवार से प्यार करते रहिए बेटा। हम मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। माँ बाप की सेवा कीजिए, इज्जत कीजिए और अपने मेहनत को लगातार बनाए रखिए अपने सपने को पूर्ण करने के लिए। मैं मिलूंगा कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।